गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज का जो विषय हमारा है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस के भाग 3 के बारे में हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। जानते हैं ये विषय पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आप देखे होंगे कि लोगों के अंदर अपने मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इससे संबंधित जब लोगों के अंदर जन जागरूकता कम होती है तो उनका किस प्रकार से उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। इसलिए मुझे लगा कि मूल अधिकार को पढ़ा दें। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे शुरू से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना तब पढ़ाया जाएगा, एक बार और बता दिया जाएगा। तो बस उद्देश्य यही है कि जब कभी भी प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक प्रणाली का कोई ऑफिसर आपसे बातचीत करे तो यदि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है जो आपको संविधान से मिला है, तब आप बेहतर तरीके से उससे बात कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंडामेंटल जो राइट्स है, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ये होता क्या है। ठीक, ये एक तरह की स्वतंत्रता होती है, एक तरह का अधिकार होता है। जैसे कि आप किसी भी देश में हैं, जहाँ पे भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहाँ पे उस देश की एक किताबें हैं। ठीक, जैसे कि अभी आप गल्फ़ में चले जाएं तो वहाँ पे वहाँ की धार्मिक किताबों के आधार पर भी शासन चलाया जाता है, पर वहाँ के नागरिक जो होते हैं उनको अलग से क्या जो है फ्रीडम दी गई है, क्या अधिकार दिए गए हैं, वहाँ के महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, जिन अधिकारों में सरकार का हस्तक्षेप कम हो और जिस वजह से आपका उत्पीड़न ना हो पाए। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। आपको बता दें फंडामेंटल राइट्स पहली बार यदि किसी ने लिखित रूप में अपने देश में अपने लोगों के नागरिकों के लिए यदि अधिकारों की बात किया तो वो है दोस्तों अमेरिका जैसे देश ने, जो 1791 ईस्वी में। ये अंडरलाइनिंग मित्रों इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कल मैं वीडियो बनाया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग का थोड़ा मसला हो गया था, इसलिए फिर से आज बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, अमेरिका जैसा देश सबसे पहला देश है जिसने लिखित रूप से अपने लोगों के नागरिकों के लिए उसने अधिकार दिया, स्वतंत्रता दिया। नहीं तो अगर हम वैसे बात करें तो 1215 ईस्वी। ठीक है, ये यूरोप का देश है जिसे ब्रिटेन कहा जाता है। सोचिए, पूरी दुनिया पे वो हुकूमत कर रहा था, इसलिए कहा जाता था जो ब्रिटेन का जो सूरज होता था ना, वो कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि पूरे पृथ्वी पे जितने भी देश थे जो संसाधन के रूप में अच्छे थे, जहाँ उन्हें लगता था कि यदि यहाँ पे मैं शासन करूँगा, यहाँ पे लूट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी, वहाँ पे इन्होंने शासन ज़रूर किया। तो देखिए 1215 में, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था पर लिखित रूप से नहीं था। ठीक, इसीलिए इसको ऑथेंटिक मानते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स का जो विषय है, ठीक है, वो भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। ठीक, और कितने से लेके कितने आर्टिकल हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। बहुत लोग पूछते हैं ना, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे अच्छे लोगों से आप पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको जानकारी रहेंगी, किसी प्रकार का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यदि आपकी ये सारी जानकारी होगी तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। या फिर आप अपने मित्रों से कहीं डिबेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इन चीज़ों का यदि आपको जानकारी होगा, नॉलेज होगा, तो बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से आप चीज़ों को बता पाएंगे। तो बता दें ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय आपात 352। ठीक,
जब देखिए आपात 3 होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक, एक राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356, एक वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360, ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपात है ये संशोधन किया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन में, क्या था, ठीक, ये आर्टिकल जो है खांसी हो गई है, ठीक। यदि राष्ट्रीय आपात लगता है किसी भी देश में तो याद रखिएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार रहेंगे वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समाप्त न करके आप कुछ विशेष समय के लिए वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो है कि हमारे यहाँ अभी भी जानते हैं अमेरिका में राइट टू प्रॉपर्टी का वहाँ पे अधिकार है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है अमेरिका जैसे देश में आज भी वहाँ पे लागू है, पर हमारे यहाँ पहले था, ठीक, पहले हमारे यहाँ था, फिर बाद में देख सकते हैं कि कैसे उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो है संपत्ति का अधिकार वैधानिक कर दिया गया है, मतलब वो कानून में आ गया है। एक तरह से समझ लीजिए जो आपको खेत वगैरह दिया गया वो लीज पे दिया गया है, ठीक। जब कभी भी निर्माण संबंधी, सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य की आवश्यकता होगी तो सरकार आपको पैसा पे करके आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी। आपने कई बार कई जगह पे देखा होगा कि जब कभी कभी कहीं पर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होता है या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों का रोड का एक्सपेंशन होता है तो वहाँ के किसानों को, वहाँ के भूमि मालिकों को पैसा देकर ज़मीन ले लिया जाता है और सार्वजनिक हित के लिए वहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 और 19 को किस प्रकार से हटा के आर्टिकल 300A में वैधानिक कर दिया गया, ठीक। अब यदि सरकार आपकी ज़मीन किसी सार्वजनिक महत्व के लिए ले रही है तो आप नानू नहीं कर सकते हैं, ठीक। वो अलग चीज़ है कि आप आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, सरकार आपकी बात मान जाए नैतिकता के आधार पर कानूनी रूप से आप कभी नहीं जीत पाएंगे कि चलें हम सुप्रीम कोर्ट चलें, हाई कोर्ट चलें, अपने ज़मीन का मसला उठाएं, अपने खेत का मसला उठाएं कि हमारी इस ज़मीन क्यों अधिग्रहण कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे 1931 कराची अधिवेशन। तो दोस्तों जब कराची का अधिवेशन हुआ था ना तो उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है, इस अधिवेशन के, तो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित बातें उठाए थे क्योंकि उस समय जब ब्रिटेन हमारे ऊपर, हम भारत जैसा देश उपनिवेश हुआ करता तो हमारा बहुत शोषण हुआ, हर तरह का शोषण, जहाँ पर उनको फ़ायदा दिखा और जहाँ पे हमारे लोग आवाज़ उठाते थे, उनकी आलोचना करते थे, ठीक, उनके दमनकारी नीतियों का विरोध करते थे तो हमारे ऊपर तमाम तरह के कानून लाद दिए जाते थे। अधिकार स्वतंत्रता नाम का कुछ नहीं है। 1919 का आपने देखा होगा रोलेट कानून, न दलील न अपील न वकील सीधे, जिसके ऊपर शक हो, जिसके ऊपर भी कुछ भी लगे उठा के डाल दो जेल में, फांसी चढ़ा दो, ये कानून था, सोचिए। पर उसका प्रारूप बनाया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये लोग क्या है, ये लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए अपने लोगों के लिए इन्होंने बेहतर सोचा। उसके बाद आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है संविधान के निर्माण में, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस ज़माने में, उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और वो हमेशा जो है दलित आधारित राजनीति करते थे, क्योंकि वो उस जाति से, महार जाति से संबंधित, जो महाराष्ट्र में एक जाति होती है जिसे महार कहा जाता है, वो वहाँ से उठकर आए थे। उन्होंने देखा था कि हमारे ही देश के लोग जो आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, हमें सदियों से किस प्रकार से गुलाम बना के रखा गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमें अपने राजमार्गों पे आने नहीं दिया गया, हमें बस इनके नाले साफ करिए, इनकी गंदगी साफ किए। तो उन्होंने सोचा कि यदि अंग्रेज़ हमारे भारत से चले भी जाएंगे तो फिर क्या हम वैसे ही गुलाम बन के रहेंगे जैसे इससे पहले हम लोग थे। इसलिए बंदा हमेशा जो है दलितों
के उत्थान के लिए, उनके बेहतर आने वाले कल के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा बेहतर सोचता था। ठीक है। और मैं बता दूं, संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इतना ज़्यादा वो बंदा पढ़ा लिखा था। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक चिंतन हैं, वो आरोप लगाते हैं, अरे इन्होंने बस SC/ST समुदाय के लिए उन्होंने कार्य किया। नहीं, इन्होंने चाहे महिला रही हो, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें हम फिर बाद में आपको बताएंगे जब हम आरक्षण का सब्जेक्ट यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन पे जब हम बात करेंगे तब आपको और खुलकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम इस चैप्टर को पहले ख़त्म कर लें। अब देखिए, आता है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं हम भारतीयों को। पहले की हम बात करेंगे। पहला जो है समानता का अधिकार, ठीक, राइट टू इक्वेलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 दिया गया है। सीधा सीधा समानता का अधिकार, सबको समान अधिकार दिया गया है, चाहे काले हो, गोरे हो, नाटे हो, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर खुलकर बात किया जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक। राइट टू फ्रीडम का मतलब समझ ही रहे हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब है चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हैं, उनका आप किसी प्रकार का शोषण ना कर पाएँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देख सकते हैं 29 से 30 में दिया गया है। मतलब धर्म संबंधित, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो उनके लिए अलग स्वतंत्रताएं थी, रिजर्वेशन था। संस्कृति, जो आपका कल्चर होता है, शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो अनुच्छेद 29 और 30 में, सॉरी, जो अनुच्छेद 31 में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है, ठीक है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम आते हैं इसके आगे, ये सब याद कर लीजिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे मतलब कंठस्थ याद होना चाहिए। जब आप किसी से डिबेट करें, किसी से वार्तालाप करें, तो अपनी बातें मजबूती के साथ रखें, सामने वाला समझे हाँ बंदे में कुछ है दम। उसके बाद है क्या, कैमरा में हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, अब हम इसी को पढ़ेंगे, समानता के अधिकार में क्या है, जो 14 से 18 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 14 जो है यहाँ पे दिया है आपका, विधि के समक्ष समता। मतलब राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के बीच असमानताएं पैदा करे, मतभेद पैदा करे, ठीक। सब लोगों के समान रूप से समानता का कानून बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर किसी प्रकार का राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के मतलब ये हुआ कि यदि किसी प्रकार का कोई एग्जाम है, ठीक है, पेपर हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी सार्वजनिक महत्व के लिए कोई चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सबको
अवसर की समानता दी जाएगी, पर यहाँ पे अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट के जो, ठीक है, उनको हल्का से यहाँ पे प्रिविलेज दिया गया है। फिर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। पता है अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी। पहले एक समय पहले की मैं बात बता दूं, हमारा समाज बहुत खतरनाक हुआ करता था। मतलब हर जगह जो है भेदभाव था। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के थे, जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं, ये लोग, ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, पर मैंने कई बार आज भी देखा है वीडियोज़ के माध्यम से, यदि कोई निचले तबके का व्यक्ति किसी बड़े, ठीक है, सामान्य कैटेगरी के लोगों के यहाँ पानी पी ले, ठीक, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनके लिए अलग से जो है परिवार के लोग बर्तन निकाल के रखते हैं कि हाँ भैया तुम इसमें पानी पियो, हमारे बर्तन में पानी मत पियो, हमें छुओ मत। तो ये सारी समस्याएं थी जो आज भी कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में, कई राज्यों में देखने को मिल जाती हैं। तो इसके आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और इसका अंत होगा। उपाधियों का अंत जो आर्टिकल 18 में है, उपाधियों का अंत का मतलब ये है कि यदि कोई दूसरी सरकार का मतलब किसी दूसरे देश के, ठीक है, वहाँ का चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, यदि आपको कोई उपाधि देना चाहे, तो जब तक आप यहाँ के अपने देश के प्रेसिडेंट से नहीं पूछेंगे कि हाँ भैया हमको फला देश फला व्यक्ति का उपाधि दे रहा, मुझे स्वीकार करना चाहिए, जब ये प्रमाणित करेंगे, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति, तब आपको कहें, तब आप जाकर वहाँ की उपाधि ले सकते हैं। अन्यथा अब सबसे बड़ी बात है कि जो सेना में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, या फिर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है, ये सब इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। खांसी हो गई, अब खांसी बहुत आ रही है सर्दी की वजह से। अब आर्टिकल 19 में हम देखेंगे बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। जो प्रेस है, जिसे आप मीडिया कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, हालांकि आज हमारे देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इतनी दयनीय कि आप सोच नहीं सकते। अब सोचिए, एक मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति, लड़का था, प्रोफेशनल यूट्यूबर था बिहार के अंदर। मैं मानता हूँ उसने गलती की है, कोई फेक वीडियो बनाया, उसके बाद उसने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर NSA लगाया गया, तमाम तरह के धाराएं लागू कर दी गई कि मतलब ये बाहर ना निकल पाए जीवन भर। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे तमाम तरह के राष्ट्रीय पत्रकार हैं, एडिटर हैं, जो डेली कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जिसे हम द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसे कहीं ना कहीं अब हम न्यून कर रहे हैं, उसे दफन कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें जब दफन हो जाएंगी तो कौन आलोचना करेगा सरकार की योजनाओं का, परियोजनाओं का, उनकी सही गलत चीज़ों का? कौन, बताइए, कोई करेगा जब इतनी दहशत आप लोग पैदा कर देंगे? तो बोलने की स्वतंत्रता यही है। ये भी इसमें मतलब आप, यदि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई तो ये मतलब नहीं आप चौराहे पर जाकर किसी व्यक्ति को गाली दें। हाँ, आपको स्वतंत्रता दी गई है, पर उस स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का आपसे हानि ना हो, तब वो स्वतंत्रता सही है। अब है शांतिपूर्वक एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब सेक्शन है आर्टिकल 19 का। जैसे यदि सरकार की कोई योजना आपको पसंद नहीं है, या आपको लग रहा है सरकार आपके खिलाफ कोई कानून बनाने का प्रयास कर रही है, तो आप उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, पर वो शांति में होना चाहिए। आज की तरह नहीं है। पंजाब में जानते क्या स्थिति है? पंजाब के बारे में बता दूं, ये जो तरीका पूरी तरह से गलत है। 2 से 3 दिन तक वो रेलवे ट्रैक पे पूरा सामान रख के जाम कर दिए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का मांग जानते हैं उनका क्या है? वो अपने आप को किसान बता रहे हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है भारतीय रेलवे को। अब सोचिए सरकार इनसे कैसे निपटे। यदि बल का प्रयोग करती है तो फिर यही होगा कि भारतीय किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है,
उनका उन्मूलन मचाया जा रहा है, उनके साथ ये हो रहा वो हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बेइज्जती होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि आप शांतिपूर्वक एकत्रित होकर आप सारी चीज़ें करें, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब आप ही हैं, आपका कोई मांग है सरकार से, कोई नहीं मान रहा है, तो आप वहाँ जाइए, उसके कार्यालय जाएंगे कि जाके रोड जाम कर देंगे। रोड जाम करने के बाद जानते हैं आवागमन ठप हो जाएगा, जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान हो जाएगा। कोई हॉस्पिटलाइज होने के लिए जा रहा है, एम्बुलेंस में पड़ा पड़ा मर गया, किसी की डिलीवरी हो रही, किसी को क्या हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तमाम तरह की समस्याएं होंगी कि नहीं होंगी। अब है इसी की सब सेक्शन में सी पढ़ेंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, जैसे आप किसी समाज से आते हैं, किसी जाति से आते हैं, आपने देखा तमाम तरह के संघ बने हैं, यादव संघ, ब्राह्मण सभा, युवा वाहिनी बनी है, बजरंग दल बना हुआ है, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, पर इसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो राष्ट्र के निर्माण के लिए होना चाहिए, न कि राष्ट्र के विकास के बाधक के रूप में कार्य करे। जैसे खालिस्तानियों ने बना दिया है, खालिस्तान की मांग के लिए आपने देखा होगा हरदीप सिंह निज्जर, जो टाइगर ग्रुप का अध्यक्ष था या फिर क्या मेन कमांडर था, तो उसने जिस संघ का निर्माण किया था वो भारत जैसे देश को अस्थिर करने का उद्देश्य उसका था। आतंकी गतिविधियों में सबको भर्ती करके यहाँ पे बम ब्लास्ट करने का उद्देश्य था। तो इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पता चला कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और भारत सरकार के खिलाफ ही आप गदर मचाने लगे, तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक। तो बनाने की है स्वतंत्रता, वो राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए। शिक्षा के लिए लोग संघ बनाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोग जानवरों के संरक्षण की बात करते हैं, संघ बनाते हैं, तो ये सब करिए। कोई राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, ठीक, या फिर गरीब बच्चों जो युवतियाँ उनकी शादी कराने के लिए संघ बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आवागमन की स्वतंत्रता डी में देखेंगे। आवागमन की स्वतंत्रता ये है कि यदि आप घूमना फिरना चाहते हैं तो भारत के किसी भी कोने में जाइए, आप स्वतंत्र हैं, घूमिए। उद्देश्य आपका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, घूमना होना चाहिए, ये नहीं कि आपका विषय कुछ और है। जाके किसी को माँ बहन की गाली दें तो वहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आपको रोक देगी, वो स्वतंत्रता आपका नहीं माना जाएगा। उसके बाद ई में आएंगे, निवास करने की स्वतंत्रता। कुछ समय पहले अपवाद एक्सेप्शनल के रूप में जम्मू कश्मीर था, पर अब वहाँ भी कानून बन गया जब से धारा जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया है और 35 से, तब से आप वहाँ पे निवास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी हल्का सा वहाँ पे थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण है, उसके बाद जो है बेहतर होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप चाहे मोदी को माने चाहे ना माने, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कार्यकर्ता बने, उसके प्रशंसक बने, उनकी लोकप्रियता में चार बातें कहें, पर एक चीज़ जीवन में याद रखिएगा, इस बंदे ने जो किया है। मैं जब यूपीएससी का जो है कि कोचिंग करता था, तो आपको बता दूं, हैरानी होती थी उस समय कि क्या कभी ऐसा संभव हो पाएगा। जब 2014 के चुनाव में इन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं बहुत जल्द जो आर्टिकल 370 है और 35 से है, जिस वजह से वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में इतना अंतर है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि नहीं भैया हमारा भिन्न अंग किसी और का है। मतलब ये बातें मात्र जुमला लगती थी कि नहीं कोई व्यक्ति कैसे आर्टिकल 370 खत्म कर देगा, क्योंकि हल्का सा जैसे भी स्टेटमेंट आता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उसके बाद जो वहाँ की मुफ्ती थी, मोहम्मद मुफ्ती पीडीपी की नेता, और अब्दुल्ला जी थे, ठीक, ये लोग क्या कहते थे कि यदि जिस दिन एब्रोगेट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, उन्मूलन इसका कर दिया गया आर्टिकल 370 का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। पर इस सरकार ने कितनी बहादुरी के साथ सबको डिटेन कर दिया, चलो साले तुम लोग अपने ही घर में। और ये कानून कौन बनाया था? ये अब्दुल्ला और मुफ्ती लोग मिलकर बनाई थी, ये पिताजी, और उसी कानून के जरिए उनके ही घर में डिटेन कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया कि 2-2 साल। अब देखिए सबकी हिकड़ी उतर गई। तो जो इसने कहा है, देखिए मैं हमेशा उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा जो राष्ट्र से जितने भी राज्य जुड़े हैं, जितने भी राज्य हैं, यदि कोई उनको अलग करने की बात करता है तो मैं उनके साथ कभी नहीं हूँ, ठीक है। और इसने वो कर दिखाया
जो किसी ने नहीं किया। और तो ये बहुत बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूँ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। वास्तव में इसको करने के लिए 56 इंच का जिगरा ही चाहिए, सीना ही चाहिए, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। तो अब आप कहीं भी जाएं निवास कर सकते हैं, आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं। हालांकि कुछ पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, जैसे मैत्री और कैकी जो मणिपुर की जनजातियाँ हैं। कैकी जो है वहाँ की जनजातियाँ, मैत्री तो एससी में थी या ओबीसी में आती थी, ठीक है। और ऐसे आप हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, वहाँ भी कुछ है। जब आप पहाड़ों में गमन करेंगे तब आपको लगेगा अरे यहाँ पे राज्य स्तर के भी तमाम तरह के जो है प्रिविलेज दिए गए, आरक्षण लगा हुआ है, अलग से कानून बना हुआ है, केंद्र का अलग कानून काम कर रहा है, राज्य का अलग कानून काम कर रहा है, स्थानीय लोगों का अलग कानून बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम एफ जो है, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार था या संपत्ति की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे सेम है। अब क्योंकि वैधानिक कर दिया गया, अब यहाँ पे पढ़ेंगे व्यापार एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता जी, ठीक है। तो यदि आप आज की जो स्थिति है वर्तमान, जम्मू कश्मीर हो, ठीक है, कन्याकुमारी हो, तमिलनाडु, केरल, गोवा, मुंबई, कहीं भी यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, जीविका चलाना चाहते हैं, तो ये राज्य सरकार आपको अधिकार दी है कि जाइए भाई, आप अपना जीविकोपार्जन करिए। अभी सोचिए यही यदि लिखित संविधान नहीं होता तो हमारा और आपका कितना उत्पीड़न होता, कोई हमारी और आपकी बात सुनता। उसके बाद यहाँ पे देखिए है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20, ठीक, जो आएगा आपके इसी में भी आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में ही। अनुच्छेद 20 में लिखा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। कहने का मतलब है, देखिए इसमें भी स्वतंत्रता दी गई। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो उस समय जो कानून प्रभावी रहेगा, अमल में रहेगा, उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर 2 साल बाद जब कानून बदलेगा फिर आपको बुला के कहेंगे भाई अब 3 साल का कर दिया गया है, अब 3 साल आप जेल के अंदर रहेंगे। और जो है पुलिस प्रशासन जो है आपके ऊपर या न्यायालय आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि नहीं भैया आप खुद कबूल करिए कि हमने ऐसा किया है, किसी प्रकार का बाध्यकारी नहीं हो सकता, ठीक। अब इसके बाद आर्टिकल 21 देखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। यदि देश में, ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगता है 352, तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, प्राण मतलब जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तब भी आपके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि 352 लगने के बाद कोई आपको जान से मार देगा, आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको कोई डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 21 देखेंगे। 21 का 6 से 14 वर्ष फ्री एजुकेशन। अभी आपने देखा होगा कि ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगता है, फ्री में शिक्षा दी जाती है। और ये कब हुआ? 86वां जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 2002 में इसे जोड़ा गया। आप चले जाइए प्राथमिक विद्यालय हो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर जो सीनियर सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मुहैया कराई जाती है। उसके बाद आर्टिकल 22 बात करेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ठीक। इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों, यदि इसका मतलब दंड देना नहीं होता है, बल्कि आप अपराध करने से पूर्व ही आपको पकड़े लेना। जैसे यदि आप कोई योजना बना रहे हैं कि फला व्यक्ति, ठीक, हानि पहुंचाना है और एजेंसियों को किसी प्रकार की सूचना मिल गई तो पहले ही आपको उठा के पकड़ लेंगे, ठीक। तो अपराध
अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेना। और निवारक निरोध में यही आता है, अपराध से पूर्व 3 महीना, मतलब यदि इस दशा में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता तो 3 महीना आपको रिमांड में रखा जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, तो ये कई पार्ट में ये वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि कल के वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो अपने मित्रों के साथ जो कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें।